लेंस कट के मामले से शुरुआत करते हैं क्योंकि रिसेंट उस वजह से ही मिलियंस में आपके व्यूज गए अलग अलग वीडियोस जो कि सामने आए, मेरे भी सामने आए। तो लेंस कट के ऑफिस जाकर आपने वहां पर जो लोग थे काम करने वाले उनको तिलक लगाया और वहां पर अपने कुछ लोगों के साथ भी आप गई थी और हंगामा वगैरह करने का भी आरोप लगा, ये क्या था? गुड क्वेश्चन। मैं लेंस कार्ड के शोरूम गई थी, उनके पर्सनल ऑफिस नहीं गई थी। और शोरूम जो होता है वो कानूनी नजरिए की तरफ से वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है। हम मालूम है। और मैं अपने लोगों के साथ नहीं गई थी, सिर्फ 2 लोग मेरे साथ थे। बार बार झूठ बोलो। एक कैमरा पर्सन भी रहे होंगे 2-3? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा वो कोई वीडियो कैमरा कौन बना रहा था? वो पब्लिक का बनाया हुआ था। पब्लिक अच्छा। ने अपने इंस्टाग्राम पे डाला था और वो वहां से वायरल हुआ था। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। कि जो 2 लोग मेरे साथ थे वो हाथ ऐसे लटकाए हुए नजर आ रहे हैं, वो फोन या कैमरा पकड़े हुए नहीं नजर आ रहे हैं। ये साला, ये बहुत ही खतरनाक, इसके जैसा झूठा और मक्कार इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। ठीक है, तो अगर किसी कंपनी की पॉलिसी मान लीजिए कि पसंद नहीं थी और जाहिर सी बात है कि उसमें प्रॉब्लम था, तो उसके लिए कई तरीके थे। कोर्ट जा सकते थे, जो लेबर अथॉरिटी होती है उसका सहारा लिया जा सकता था, पुलिस में कंप्लेन की जा सकती थी, या पब्लिक कैंपेन भी एक रास्ता होता है। ये ना अपना करके आप उसके शोरूम क्यों गई? दैट वाज कंप्लीटली पब्लिक कैंपेन। तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? बता तो क्या पी के आया है? पब्लिक कैंपेन वो नहीं था? दैट वाज कंप्लीटली पब्लिक नहीं कैंपेन। नहीं, इस तरह से अगर आप किसी कंपनी के किसी भी शोरूम में, हाँ लेट मी कंप्लीट। बोल बोल। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आई फील प्राउड व्हाट आई हैव डन। क्या? ये क्या बक रहे हो मादर? मुझे ऐसा लगा कि कोई भी कानूनी स्टेप लेने से पहले एक बार ग्राउंड पर उतर करके कन्फ्रंटेशन करने में और सच्चाई जानने में कोई बुराई तो नहीं है। तो मैंने ठीक है, वो मैं समझ गई, लेकिन किसी भी कंपनी के जो भी शोरूम आप बोल रहे हैं, शोरूम जा करके प्रेशर क्रिएट करना, और वहां पर आप जाहिर सी बात है कि अकेले नहीं गई थी, कुछ लोगों के साथ ही, अकेले भी जाती तो भी ये सवाल बनता था कि क्या ये एक प्रोफेशनल एथिक्स है, क्योंकि आप खुद एक वकील हैं। मैंने कोई भी बैरिकेड मैंने क्रॉस नहीं किया, कोई भी लिमिट मैंने क्रॉस नहीं किया। हाँ, कुछ लोग हैं जो ये बार बार कह रहे हैं कि मैं लोगों के साथ गई थी। नहीं, मैं सिर्फ 2 लोग के साथ गई थी और वो 2 लोग भी खामोशी से पीछे खड़े थे, उन्होंने इंटरवीन तक नहीं किया है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। उन्होंने एक शब्द अपने मुंह से निकाला तक नहीं। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। ऐसे ही चलता रहा तो इस देश को विश्व गुरु से गुरु घंटाल बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें 2 सवाल बनते हैं। पहला सवाल तो ये बनता है कि इसी को हम पलट देते हैं। मान लीजिए कि कोई एक ऐसी कंपनी है जो कि ये निकाल देती है कि यहाँ पर आप बुर्का पहन के नहीं आ सकते, तिलक कलावा ये सब चलेगा, और सेम यही काम कोई असदुद्दीन ओवैसी या रशीदी जी जैसे कोई भी एक व्यक्ति जो कि मोहम्मडन व्यक्ति हो वो जाते और वो इसी तरीके से वहाँ एक हिंदू मैनेजर होता और उसको धमकाते और उसको बोलते कि देखो कौन महिला यहाँ पे है, लाइए, और वो बुर्का लेके जाते, उसको देते कि बुर्का पहनो, और बाकी उसको धमका करके और वो वीडियो बनाते आया जाता, वाइस वर्सा। तो क्या उसको बैकलैश नहीं मिलता? उसके पक्ष में आप हैं कि ऐसा करना चाहिए किसी मुस्लिम व्यक्ति को? देखिए, सबसे पहले सनातन की जो सभ्यता है उसमें इक्वालिटी की बहुत मान्यता है, एक्सट्रीम लेवल पे मान्यता है। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। कि वो इस सवाल का बुरा जवाब बुरा नहीं बन है। गया, मेरे सवाल का ये जवाब नहीं। मैं आ रही। आलिए रे आलिए। असदुद्दीन ओवैसी ने तो ये भी कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, फिर देखो क्या होता है। वो सब निंदनीय है, उसको छोड़ दीजिए। दूसरा, मैंने धमकाया नहीं था। वो हमने देखा क्या हो रहा था, मैंने धमकाया नहीं था। अगर वो थ्रेट होता तो मैं अभी आपके चैनल पर ऑन कैमरा कह रही हूँ कि मोहसिन खान मेरे ऊपर FIR कर सकता है। हो सकता है वो डर के ना किए हो कि आगे कुछ और भी हो सकता है। नहीं, नॉट एट ऑल। मोहसिन खान को मतलब रील बना कर बोला कि तुम नाजिया पर, इस चुड़ैल पर, इस डायन पर FIR करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मुझे लगता है कि 2 करोड़ लोग उसने FIR नहीं किया, इससे ये साबित नहीं होता कि वो जो आपने काम किया वो एथिकली सही था। ये साबित होता है कि मैंने उसको थ्रेट किया ही नहीं था। नहीं, ये जरूरी नहीं है। बहुत बार बहुत लड़कियों के साथ बुरा होता है, वो थाने तक भी नहीं जा पाती। I know to choose the word.
मैं कभी भी बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन और बियॉन्ड द लॉ जा ही नहीं सकती तो हूँ। आपको- मेरी इतनी स्पीचेस होती आप हैं। उन फिर इंसिडेंट के लिए क्या कहेंगी जो आपको आधार बना के आपने जो पेश किया, आपने जो काम किया, उसको बहुत सारे लोगों ने देखा और देश भर में कई शोरूम में जाके लेंसकार्ट के ऑफिस पे हमला किया, तोड़ दिया। क्या आप उसके लिए इंस्पायर करने के लिए तोड़ना- जिम्मेदार नहीं है? गाजियाबाद के मोदी नगर में लेंसकार्ट के स्टोर पर बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता पहुंच गए। हिंदू युवा वाहिनी नाम के संगठन के लोग भी वहां आए और स्टोर के अंदर नारे लगाने शुरू कर दिए। इस तरीके की आगे से कोई इस तरीके का आदेश जारी किया तो सबसे पहले हम उसी के ही अकल ठिकाने लाने का काम करेंगे, आग दे देंगे ऐसी जगह पे। मैंने कोई इंस्पायर नहीं किया। देखा लोगों ने, वो वायरल हो गया, वायरल हो गया। मैंने तिलक लगाया, मैंने कलावा पहनाया बहुत प्यार से, और जो मेरा तरीका था वो बहुत ही पीसफुली था, बहुत ही अंडर बैरिकेड ऑफ लॉ था। जिसने लेकिन तोड़ा वो आपके उस गलत है। तरीके को जिसने फॉलो तोड़- करके इंस्पायर होके जिन follow- लड़कों ने जा करके लेंसकार्ट के ऑफिस में उनके महंगे महंगे दफ्तर के चश्मे और चीजें तोड़ डाली, आपने इंस्पायर किया ना उनको। आप मानिए इस चीज को। प्रो पॉलिटिशियन। आप कुछ भी थोड़ा सा करेंगी ना, अगर कोई एक नॉर्मल बंदा जिसको कोई नहीं जानता है वो करेगा, उसका असर अलग होगा, आप करेंगे उसका असर अलग होगा। आपको ये चीज समझनी होगी। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। आप वकील है ना, आप वकालत के थ्रू उससे बात मैंने कीजिए ना, notice कोर्ट भेजा में है। घसीटिए। मैंने- वहां मैंने- जाने की जरूरत क्या है, कोर्ट में घसीटिए। मैंने नोटिस भेजा। हाँ, पुलिस कंप्लेंट मैंने कीजिए। बिल्कुल अप्रोप्रिएट लीगल स्टेप लिया है। वही करना था फिर और आपको। मैंने ये वाला नहीं करना था। ग्राउंड पे तो वो वाला करना था कभी-कभी नहीं। तो ग्राउंड पे वो उतरना पड़ता है। ना इथिकल है और ना ऐसा जायज है नहीं ना कानून के तहत कि भी मैंने नहीं। पब्लिक गैदरिंग नहीं, वो कानून के खिलाफ तब होता जब मैं पब्लिक गैदरिंग करती। वो कानून आप के कुछ खिलाफ लोगों तब को होता। लेके किसी के ये में कुछ लोग शोरूम फिर आप में कह रहे गई हैं, हैं। दो लोग कुछ दो लोग ही हो कुछ जाते लोग हैं। दो एक से ज्यादा पर्सन जहाँ होता है वो भीड़ बन जाती है। 3-4 I लोग अलग अगर हूँ, हैं, फिर कह निंदा रही है। हूँ कि आई फील प्राउड। और दोबारा भी अगर कोई कंपनी इतनी बेहुदा गाइडलाइन निकालेगी तो कोर्ट में लड़ना, वहां मत जाना प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। कानून हाथ में लेने को आप बोलेंगे, ये जो देख रहे हैं हमारे जेंजी और यंगस्टर्स आपको बिल्कुल फॉलो कर मैंने- लेंगे, आप इन्फ्लुएंसर हैं। मैंने बिल्कुल कानून हाथ में नहीं लिया। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? एक बयान आया बाबा बागेश्वर का, इन्होंने कहा ठठरी के भरे नक कटा आगी के लगे, तुझे दिक्कत है तो तू लाहौर चला जा, तेरे कक्का का भारत है क्या, हमारे तो बाप का भारत है। आगे के लगे तेरे कक्का को भारत है का? हाँ, हमारे तो बाप का भारत है। इस तरह के बयान दिए इस इंसिडेंट पे, और वो तो आपसे भी कई गुना ज्यादा उनके फॉलोअर होंगे या शायद चाहने वाले होंगे, तो उनकी तरफ से इस तरह से बयान आया और इस पर आपसे एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया तो आपने कहा कि मैं इस पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगी, ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं। इसी तरह से जब ओवैसी जी के या रशीदी जी के या किसी और जी के बयान आते हैं तो आप उस पर ये क्यों नहीं कह देती हैं कि मैं इस पर नहीं बोलूंगी, ये उनका व्यक्तिगत बयान है, उस पर तो आप बढ़ चढ़ के उनसे सवाल पूछती हैं। तो ये दोहरापन अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, बाबा बागेश्वर कभी भी पैनलिस्ट होकर के नहीं बैठते हैं। फिर भी दोनों एक देश के नागरिक हैं, इन्फ्लुएंसर हैं उस तौर पर। नहीं, अगर बाबा बागेश्वर भी न्यूज मीडिया में पैनलिस्ट होकर के बैठते तो 10 बातें काउंटर वो रोज सुनते। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। कोई करोड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, चाहे वो मदनी जी हों चाहे वो बाबा बागेश्वर जी हों, तो भी हमारा क्या ये काम नहीं है कि दोनों के लिए हम एक तरह से निंदा करें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में अगर भारत की संस्कृति को अगर कोई अडैप्ट नहीं कर सकता है, उसको निकाब अच्छा लगता है, हिजाब अच्छा लगता है, लेकिन उसको तिलक कलावा मंगलसूत्र सिंदूर से घिन आ रहा है, वो अपने गाइडलाइन में लिख करके भेज रहा है, तो मैं भी कहूंगी कि भैया तू लाहौर चला जा। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो लाहौर वो क्यों जाएगा? देश का नागरिक है, यहाँ उसको सजा देंगे, यहाँ उसको जेल में डालेंगे, लाहौर क्यों भेजेंगे उसको? हमारा नागरिक है, हम सजा देंगे, हम सजा देंगे। दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ सजेशन। बड़ी शर्म की बात है। ठीक है, अकेले गई, बाबा बागेश्वर का जो मामला चल रहा है, चलिए। इस पर उनके एक और बयान पे आपका मैं सुन रही थी, 4 बच्चे पैदा करो और 2 को दे दो आरएसएस को। इस वाले पे भी आपने कुछ खास नहीं कहा, इस पर तो आपकी प्रतिक्रिया बनती है कि क्या वास्तव में 4 बच्चे पैदा करने चाहिए आज इंडिया जैसे पॉपुलेटेड कंट्री जो कि अपने पॉपुलेशन की वजह से बेरोजगारी और तरह तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, जहां 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन सरकार को देना पड़ रहा है, क्या ऐसे देश में 4 बच्चे पैदा करने वाले उनके बयान की हमें भर्त्सना नहीं करनी चाहिए? देखिए, इस बयान का काउंटर तभी हो सकता है जब देश की सरकार पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को लागू कर दे। अदरवाइज जिस हिसाब से बच्चे अल्लाह की देन करके ये उम्मा वाले बच्चे पैदा करते चले जा रहे हैं, नहीं सुधरेगा रे बाबा, तू नहीं सुधरेगा। रेशियो घटा है ना, आप आजादी के समय का रेशियो देखिए तो वो डाउन हो रहा है ना, जैसे जैसे। और एजुकेशन तो हमारे गवर्नमेंट की, हमारे समाज की जिम्मेदारी है ना, एजुकेशन बढ़ेगा वो उनका और भी डाउन होगा, दोनों का डाउन हुआ है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में डालने की बात कही। हाँ, तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ग्लोबली कितना अच्छा काम करता है, ये किसी बहुत से छुपा अच्छा हुआ नहीं है। ठीक है, मैं किसी से छुपा करता हुआ होगा नहीं। उस चीज को हम मान सकते हैं, ठीक है। तो खुद 4 बच्चे पैदा करके क्यों? 3 करोड़ बच्चे हमारे देश में अनाथ हैं, उन अनाथ बच्चों को हम गोद लेकर के और क्यों नहीं आरएसएस में डाल सकते? मुझे तो ये लगता है कि हमें एक बच्चा खुद पैदा करना चाहिए, एक हमें उन 3 करोड़ में से लेना चाहिए। मैं कंप्लीटली आपकी बात को अभी अग्री कर रही हूँ और इसमें कुछ एडिशन कर रही हूँ कि ऑब्वियसली
और ये सिर्फ ये जो आपने अभी कहा है, जो सजेशन दिया है, मुझे लगता है कि ये 140 करोड़ के लिए आपने सजेशन दिया बिल्कुल होगा। बिल्कुल, आपने सिर्फ 120 करोड़ के लिए नहीं दिया होगा, है ना? अच्छा, हाल ही में एनबीटी के डिजिटल को एक इंटरव्यू आप दे रही थी, उसमें आपने कहा कि पश्चिम बंगाल में 6 लाख ऐसे मदरसे हैं जहां की गैर कानूनी काम, खास करके प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चलता है और चरस गांजे का खेल चलता है। तो क्या कोई सबूत आपको इसके खिलाफ मिला, और क्या इसको लेकर आपने कोई शिकायत पत्र किसी थाने में दर्ज, कोई एफआईआर दर्ज कराई? मैंने कहा था एनबीटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कि मोर और लेस 6 लाख मदरसे रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट और नॉन रिकॉग्नाइज्ड चल तो रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे मदरसों के भीतर प्रोस्टिट्यूशन का काम चल रहा है और असला बारूद का काम चल रहा है, चरस गांजे की बिक्री हो रही है। अभी मैं आपको 5 दिन पहले की बात बता रही हूँ। बनियापुकुर पुलिस स्टेशन जुरिस्डिक्शन के बगल में रांची से पुलिस आकर के, धनबाद जो रांची है आपका झारखंड वाला, वहां से पुलिस आकर के पूरा मोहम्मद कुछ था और उसकी वाइफ का नाम आयशा है, उसको अरेस्ट करके लेकर गई है और साथ में सारे मुसलमान जो प्रोस्टिट्यूट काम कर रही थी उसको भी उठा के लेके गई। तो आपने पूरे 6 लाख को उसमें क्यों घसीट लिया? ना, आप फिर से सुनिएगा। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। ये जो 6 लाख से ऊपर मदरसे हैं, इसमें प्रोस्टिट्यूशन का धंधा होता है, इसके अंदर चरस गांजा, कोकीन, एनडीपीएस के का धंधा होता है, इसमें बम गोली, असला बारूद का धंधा होता है। तू नारी नहीं, पिशाचनी है, पिशाचनी। अच्छा, हजरत निजामुद्दीन दरगाह को भी लेकर लगभग आपने इसी तरह का बयान दिया था, उसमें क्या आपने कहीं कोई शिकायत पत्र दिया किसी थाने में? और क्या उसमें महिलाओं को लेकर आज भी वो शिकायत पत्र पड़ा हुआ होगा, क्योंकि उसकी कॉपी मेरे पास है। क्या कोई उसमें कार्रवाई नहीं हुई, और नहीं हुई तो कौन उसके लिए जिम्मेदार है? नहीं हुई तो उसके लिए तो पहले आम आदमी पार्टी जिम्मेदार थी, और दोबारा मैंने क्योंकि रिमाइंडर किया नहीं है इस सरकार को, तो इसलिए मैं इस सरकार को अभी जिम्मेदार नहीं बोल लेकिन ये इस सरकार के भी आए टाइम हो गया, और आप माइनॉरिटी लीडर भी हैं, तो महिलाओं के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आपको रिमाइंडर करना चाहिए। मैंने रिमाइंडर इस सरकार को नहीं दिया, और अच्छा हुआ कि आपने याद दिलाया है। नोट कर लीजिए। अब मैं आज ही इसको रिमाइंडर में डालूंगी, आज ही मेल करूंगी। शुक्र है तुम्हें सब याद आ गया। अच्छा, आपके एक और इंटरव्यू पर आते हैं। आपने एक इंटरव्यू में काफी पहले कहा था कि पश्चिम बंगाल में मुझे बेइज्जत किया गया, भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी और अमिताभ चक्रवर्ती ने ये किया, लेकिन अभी आप उसी शुभेंदु अधिकारी जी के जम के तारीफ कर रही हैं। मैंने ऐसा कब कहा था? मुझे लगता है कि ये मैंने बंगाली न्यूज चैनल में कहा था, जिसमें मैंने ये कहा है बंगाली में कि अमिताभ चक्रवर्ती जिस हिसाब से मुझे इंसल्ट करने की कोशिश, नहीं लेट मी कंप्लीट, सुना था नाम उनका। नहीं वो बंगाली में है, वो मैं उसको बोल दे रही हूँ। हाँ, नहीं, मैंने वो हिंदी वाला भी सुना है। ना, हिंदी में भी है, मैं आपको हिंदी में मैंने कभी ये बात ही नहीं, हिंदी में मैंने कभी ये बात ही नहीं। अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था। पश्चिम बंगाल में मुझे बेइज्जत किया गया, भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी और अमिताभ चक्रवर्ती ने किया, तो मैं साइड हुई ना। टीएमसी से जब आया शुभेंदु अधिकारी, तो अपना जो दल लेकर के आया, अपने जो लोगों को लेकर के आया, उसी को चारों तरफ फैलाने और उसी को पद और पोजीशन देने के चक्कर में जो हार्डकोर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता थे, उनको घर में बैठाने का पूरा स्ट्रैटेजी सेट किया गया। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। अच्छा, एक इंटरव्यू में आपने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस है, ये खाओ पकाओ मोदी खाना है। ये आपने किस संदर्भ में कहा था, और फिर उस ऑफिस को लेकर आपके पावन विचार कैसे बदले? ये तो जब मैं टीएमसी कर रही थी तब का इंटरव्यू है। तो उससे क्या हुआ? विचार तो विचार है। जो मोदी जी के लिए आप बोल रही थी वो क्या था कि ये अपने मन की बात करते हैं और बोल गए कि बेटी बचाओ बेटी को पटाओ, और एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी बेटी पटाओ ही हो रहा है। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। तो टीएमसी में रह के आप मोदी जी को तो बुलवाया जाता है देश के एक सबसे संवैधानिक बड़े पद पर पीएम है, उनके लिए कैसे बोले? मैंने तो आदरणीय प्रधानमंत्री का पुतला तक जलाया। क्या बोला तूने? मैंने तो आदरणीय प्रधानमंत्री का पुतला तक जलाया है वाई चैनल पे, जो आपने नहीं देखा। मैं बताती हूँ आपको। ఉత్తనలా ఉరికి రండి ఉద్యమమై ఉడికి రండి కనుల నుండి వనుల నుండి కణకణాగ్ని శిఖల నుండి గత చరిత్ర పుటల నుండి హృద జీవుల చితుల నుండి చెమటోడ్చిన శ్రమజీవుల సమజీవుల వ్యథల నుండి। आपकी भाषा को लेकर कई बार सवाल किए जाते हैं, जिसमें कि आपने पिछली बार मेरे भी पॉडकास्ट में बहुत सारी ऐसी बातें बोली थी। आपने कहा कि ये जो मुस्लिम हैं जन्नत में मुल्ला सीढ़ी लगाकर उनके साथ थ्रीसम करेंगे, फोरसम करेंगे। बहुत सारी महिलाओं के लिए आपने बोला कि वो थ्रीसम करती हैं, फोरसम करती हैं, उनको पसंद है। इस तरह की बहुत ऐसी आपके बयान ऐसे आते हैं जिसमें कि ऐसा लगता है कि वो सुन के कान से खून निकल जाएगा। आप इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल क्यों करती हैं? अरे दोनों भाई बहन मिल करके पूरा खत्म करना है ना। आज से जहाँ जहाँ कठमुल्लों को
कैसे सकती? थोड़ी शांति से भी उनका विरोध किया जा सकता है। देखिए मुझे लगता है कि जिस हिसाब की गालियां मुझे आती हैं उसको सुनने से कान से वो तो खून गंदे निकल लोग हैं, उनको भूल अच्छा, जाइए। वो गंदे लोग गंदे हैं। लोग हैं। अच्छा, हम अच्छा। आपको उस कैटेगरी में थोड़ा रखें। एक बयान में आप ये कह रही थी कि आप अगर किसी स्टेट की सीएम बन गई तो सारे मस्जिद सारे मदरसे तोड़ दूंगी, इतना ही है। और ये लिंक मेरे पास है, एग्जैक्ट इतना ही आप बोल रहे हैं। ये क्या वजह थी? नहीं, उसका पूरा इंटरव्यू मेरे पास है जिसमें मैंने कहा है कि मैं सब मस्जिद और मदरसों को स्कूल में कन्वर्ट कर दूंगी। नहीं, आपने कहा कि तोड़ दूंगी और तोड़ वो बार दूंगी? बार चल रहा है। हाँ हाँ, और उसको मैं स्कूल में कन्वर्ट कर दूंगी। पूरा जो है वो मैं आपको दे भी अगर दूंगी। कर भी देंगी तो सारे मस्जिद सारे मदरसे क्यों तोड़ देंगी भाई? जहाँ से इस्लाम आया, हाँ, अरब से, वहां पर रोड पर नमाज पढ़ने से कोड़े पड़ते हैं। मैंने मान लिया, वो पूरी बात आपकी समझ गई। तो अपने देश में हम कानून लाएं हर स्टेट के लिए और बिल्कुल हाँ, रोड हाँ, पर हाँ, बैन पहले कर से- दें, पहले से बिल्कुल आया रोड हुआ पे है। बैन कर दें और जो भी पढ़े उस पर कार्रवाई करें। पहले से आया तो हुआ है। इसका मतलब वो लोग फिर पढ़ने के लिए अपने उसी मस्जिद में ही पढ़ सकते हैं या घर में पढ़ सकते हैं? उन नहीं, मस्जिदों को अगर आप तोड़ देंगी तो कहाँ पढ़े? बताइए भला। वो एक धार्मिक प्लेस है, उसको आप तोड़वाने की बात कर रही हैं। अगर कोई इस तरह से कोई पढ़ने नेता ही आए, नहीं मांग रहा है। अगर कोई दूसरा एक नेता आए और वो आकर के बोलने लगे कि मैं अगर सीएम बन गया या बन गई तो सारे मंदिरों को तोड़वा दूंगा, तो फिर उसके खिलाफ आवाज उठेगी कि नहीं उठेगी? नहीं, फिर वो उसको भी 10 तरह की चीजें बोल उसको भी सकता है। क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। जैसे अब मैं वो अगर clarify कर रही हूँ। क्लैरिफिकेशन दे दे क्या तो तोड़ने क्या- दिया जाएगा? क्या कोई ऐसा मखसूस दिन होता है एवरी वीक के 120 करोड़ हिंदू रोड पर आकर के शिव जी की पूजा करता है? रोड पे तो बंद या कर दिया भगवान गया ना। राम जी की पूजा शिव जी के करता है। नाम पर हुड़दंग देखिए, फैलाते मैं- हैं ना जो लोग जाते हैं कांवड़ लेके। वेरी उन पर तो कोई वैसी एंड बात वेरी नहीं हुई। डेफामेटरी लैंग्वेज के शिव जी के नाम पर हुड़दंग बहुत सारे मचा- लोग हुड़दंग करते हैं। लो अब सच बोलो तो सबको मिर्ची लगती है। बहुत सारे हमने शासन तस्वीरें और देखी, प्रशासन की अश्लीलता बात- फैलाते जो- हैं जो लड़कियों को शासन और- नचा के। जो शासन और प्रशासन के दायरे में चलेगा उसके ऊपर फूलों की बारिश होगी, चाहे ठीक वो है। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ठीक है, ठीक है। अगर मुसलमान भी शासन और तो सबके प्रशासन लिए नियम एक जैसा होना चाहिए ऐसा- ना। मुसलमान मंदिर भी मस्जिद अगर किसी का शासन- हम तोड़े नहीं। नहीं, मैं तो तोड़ने को तैयार हूँ अभी। देखिए ये है इनका चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र। मुसलमान धार्मिक यही जगह हरकत- है। अगर फिर हम में और मुसलमान- पाकिस्तान में क्या फर्क नहीं, रहा? अगर मुसलमान यही हरकत करते रहेगा कि उसको रोड ही पवित्र दिखाई देता रोड पे ना रहेगा, करें, नियम बन गया। फिर मस्जिद क्यों तोड़ेंगे? फिर नहीं तोड़ूंगी। देश का कबाड़ा हो जाए लेकिन ये लोग नहीं मानेंगे। मस्जिद की बात हमने चर्चा कर ली। मदरसा, आप जानती हैं हमारे देश में सरकारी स्कूलों की क्या हालत है, चाहे वो दिल्ली में दावे कर लिए जाएं, उत्तर प्रदेश में दावे कर लिए जाएं या देश के किसी कोने में दावे कर लिया जाए। एक दो स्टेट शायद हो सकते हैं कि कुछ एक्सेप्शन हो। हमारे देश में इतनी बुरी हालत है सरकारी स्कूलों की, और जिनके पास पैसा नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो नहीं जा सकते प्राइवेट स्कूलों में, एनसीईआरटी के स्कूलों में। उन बच्चों के लिए अगर वो कम से कम कुछ तो शिक्षा पा जा रहे हैं, उन मदरसों को भी अगर आप तोड़ देंगी, बंद करवा देंगी, गरीबों के वो बच्चे कहाँ जाएंगे? Who told you कि मदरसे में एकेडमिक क्वालिफिकेशन होता है? बहुत सारे मदरसे हैं। मेरी एक दोस्त की मम्मी है, बनारस में पढ़ाती हैं और उनसे अक्सर मेरी बात होती है और मैं हमेशा पूछती हूँ। मैं आपको कंप्यूटर तक पढ़ाया जाता है वहाँ? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी दोस्त के उस बनारस वाले मदरसे में मुझे लेकर के चलिएगा। मैं सिर्फ 5 सवाल संविधान से करूंगी बच्चों से और 5 सवाल कुरान से करूंगी। और सरकारी स्कूल में जाके वहाँ सवाल करेंगी, वहाँ बच्चों की I'm the हालत student देखी of है? सरकारी स्कूल। वहाँ अभी आप देखी हैं कि क्या I'm the student of आप सरकारी स्टूडेंट स्कूल। हैं, आपने बाद में और अच्छे से पढ़ाई कर ली होगी, सिर्फ उस पर डिपेंडेंट रहती है। आप मैं- इतनी इंटेलिजेंट और इतनी मैं- अच्छी मैं आपको बता- वक्ता तो नहीं बन पाती। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं आपको बता रही हूँ, मेरी अर्ली जो स्कूलिंग हुई है वो प्रॉपर सरकारी स्कूल से हुई है। इवन जो मेरी हायर सेकेंडरी से ग्रेजुएशन तक हुआ है वो भी इवनिंग कॉलेज में सरकार जो चलाता था। मैं भी सरकारी स्कूल से ही पास आउट हूँ 10th तक। तो अब उस आप समय, अब फिर सोचो। आपको मानना पड़ेगा कि उस समय जो सरकारें थी उनकी ठीक चल रही थी स्कूल है। अब पिछले 15-20 साल 30 साल से अभी मेरा स्कूलों की बेटा हालत सरकारी खराब स्कूल है। में पढ़ रहा है। आपका बेटा सरकारी स्कूल में है? आपने कहा वो लंदन में है। लेकिन अर्लियर पढ़ाई तो सरकारी स्कूल में ही हुई ना। अब तो वो क्लास 12 में जा चुका है और अभी कितना साल हुआ है उसको लंदन गए हुए? हमको नहीं पता। बहुत कम साल हुआ है। अर्लियर पढ़ाई तो उसकी सरकारी स्कूल में ही हुई। आई डोंट हैव मनी टू स्पेंड। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं स्पेंड कर सकूं। मैं आप ऐसी बात महीने करेंगी का तो नहीं गरीब लोग क्या महादेव की करेंगे सौगंध, फिर? महादेव की सौगंध, मेरे पास इतने पैसे नहीं है मैं 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए मैं सरकारी स्कूलों में दे सकूं। तो लंदन में पढ़ाने का पैसा है? वो मेरे माँ बाप पढ़ा रहे हैं, उनका फोर्स था, उन्होंने जिम्मेदारी उठाई हुई है, मैं कुछ नहीं कर सकती। झूठ बोल रहा है। तो बात तो आके और वही हो दूसरा गई ना। एक आप एक तरफ emotional- बोल रही हैं पैसा नहीं है, एक दूसरा तरफ की वो पढ़ा रहे हैं। नहीं, माँ बाप का पैसा मेरा नहीं। अरे बेटा, इससे भी कोई नीच ख्याल हो तो मन में ना रखो, वो भी बता दो हमको। बुर्का वगैरह का आप बहुत ज्यादा, और ट्रिपल तलाक, इन सब का आप बहुत ज्यादा विरोध करती रही हैं और समय समय पर आपके कई विचार उस पर हम देखते रहे हैं।
क्या इसी तरीके से परिधान का विरोध आप उन महिलाओं के लिए भी करेंगी जो ज्यादातर टियर 2, टियर 3 या उससे भी निचले तबके के गांवों और कस्बों में हिंदू महिलाएं हैं और जो घूंघट में हैं, लाखों महिलाएं, क्या उनके लिए भी आप सेम अपने विचार रखती हैं? बिल्कुल। तो उनके लिए फिर आपने कभी कुछ आंदोलन क्यों नहीं किया? क्या किया है? मैं अभी रिसेंटली बिहार जब विधानसभा इलेक्शन के लिए गई भी थी, हालांकि वो रील भी मेरी बहुत वायरल हुई थी, वो मैंने देखा नहीं, थोड़ा बताइए ना। तो मैं सिमरी बख्तियारपुर गई हुई थी। अच्छा अच्छा। और वहाँ पर जब मैं रोड शो कर रही थी और मैं लोगों से मिल रही थी, तो वहाँ पर मेरे ख्याल से 100 से ऊपर महिलाएं, एकदम ग्रामीण एरिया था, तो वो आई, तो वो कुछ उनमें से घूंघट में थी। मैंने कहा जिन देवियों की पूजा हम करते हैं, वो देवियां तो घूंघट में नहीं है, तो फिर आप क्यों घूंघट में हैं? हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, माँ काली की पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा, जितनी भी देवियां हैं, बिल्कुल सही कहा। और वो चौड़े में बैठती हैं। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अगर पीढ़ी में किसी ने मुगलों से अपनी बीवियों को बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए बोल दिया, घूंघट करने के लिए, उससे भी पहले से घूंघट आ रहा है। ये हुई ना बात। के अगले बयान पे आते हैं। राहुल गांधी को आपने पीस ऑफ शिट कहा, ये अभद्र भाषा नहीं है? अपोजिशन लीडर जो कि एक संवैधानिक पद पर है, उनके लिए ऐसी भाषा? कितने शर्म की बात है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने, मैं नाम नहीं लूंगी अभी, उन्होंने मुझे प्रोस्टिट्यूट कहा था। अब आप सोचिए ना, समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता है, वो बैठ करके ए सुनो सुनो, तो वो अच्छा कहा जाएगा उसको? मैं अच्छा कहूंगी? कौन अच्छा व्यक्ति उसको मैंने अच्छा ऐसे खामोशी से बैठ कर कहा पीस ऑफ शिट। वर्ड है, बोला ना, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए पीस ऑफ व्यक्ति शिट के को लिए। पीस ऑफ शिट ना बोला जाए तो और क्या ही बोला अब यानी फिर से इस चीज को बोल रही है दोबारा आप अपनी उसी बात पे आई एम बोल सो एडमेंट, बट ऑन द अदर हैंड आई एम सो वल्नरेबल। अच्छा, बहुत सारे ऐसे मेरे फॉलोअर्स हैं, दोस्त हैं, दोस्त ही बोलूंगी क्योंकि इंस्टाग्राम पे ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि एथीस्ट हैं, जुड़े हुए हैं, और मैं सबकी कदर करती हूँ। आपने अपने एक बयान में कहा कि जो भी एक्स हिंदू हैं, एक्स मुस्लिम को लेकर आपसे सवाल पूछा जा रहा था, तो उसी में ये भी बात आई, तो आपने कहा कि जो भी एक्स हिंदू हैं वो ज्यादातर जो एथीस्ट हैं वो कम्युनिस्ट हैं। क्या सारे एथीस्ट कम्युनिस्ट हैं? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सारे एथीस्ट कम्युनिस्ट नहीं, बहुत सारे मान रही ऐसे है ना आप इस चीज? तुम लोग पहले थूकते हो और फिर चाटते हो और समझते हो कि देश है। अच्छा, आपके टेम्पर को लेकर भी आपके जो बयान होते हैं नीचे बहुत कमेंट्स थे। मैंने 2-3 इंटरव्यू देखे पॉडकास्ट में, तो उसमें जिसमें थोड़ा सा गुस्से में बोल रही थी, एक कोई जनतंत्र करके चैनल पे आपका था, उसमें भी मैं देख रही थी, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि ये महिला इतने एग्रेशन में क्यों रहती है, भाई इसको कहीं थेरेपी लेने के लिए भेजो। बात तो सही है। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? आई एम सच अ वेरी पोलाइट पर्सन। झूठी। मैं बहुत ही फन लविंग, बहुत ही पोलाइट पर्सन हूँ। पीछे मुद्दे देख। आप मुझे बताएं कि हलाला करने में आपको कैसा लगा था? इसके अलावा कोई नहीं है सवाल, और कोई आपने नहीं कितने हलाला करवाए बताइए? तुम्हें शर्म है कुछ? कितने हलाला किए हैं? दो। बच्ची छोटी थी या बड़ी थी या मिडिल एज की थी? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? 32 के लगभग। तो आप मुझे जिसके माँ बाप ने जो परवरिश दी होती है वो दिखी जाता है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जाओ। आपका इंटरव्यू में बहुत नॉर्मल कर रही हूँ, आपको ऐसा लगा कि नहीं, मेरे साथ ठीक है, अग्रेशन में हूँ या मैं बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। क्या आप अभी भी मुसलमान हैं? आपके नाम के आगे चूंकि खान लगा है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। नाम माने दिया है और मेरे नाम के, लेकिन ये तो आपके पति का सरनेम है। एग्जैक्टली, रहमान है आप? मैं रहमान। हाँ। इलाही खान जो है वो मेरे हस्बैंड का है। दूसरी शादी होती तो डेफिनेटली ऐसे तैर रहे 10-12 पति मेरे रोड पर और हवाओं तो में। फिर आप अब जब मुसलमान नहीं हैं कि नहीं है, पहले क्लियर करो। हाँ बिल्कुल प्रैक्टिस। तो मुसलमान हैं, अगर आप प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं, तो सारे जो नियम कानून एक मुसलमान के लिए इस्लाम और कुरान के तहत, हदीस के तहत चलता है, वो तो आप नहीं मानती। आप बुत परस्ती करती हैं, आप बिंदी लगाती हैं, आप टीका लगाती हैं, या और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप करती हैं जिससे कि वो आपको खारिज करता है, तो आप मुसलमान बची कैसे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं संवैधानिक देश में रहती हूँ और संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है कि बिल्कुल मैं इजाजत अपना है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन मान सकती हूँ। वो है। महमूद मदनी हूँ या अरशद मदनी हूँ या इस देश में जितने भी इस्लामिक स्कॉलर, मौलाना, मुफ्ती, हाफिज कुरान, सब कहते हैं कि भारत में भाईचारगी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मुझे बुला करके अवार्ड देना चाहिए कि भाईचारगी का सही मिसाल मैंने पैदा किया है। लेकिन जो कुरान है, इस्लाम के नियमों के तहत तो आप मुसलमान बची नहीं ना? नहीं, मैं तो क्या खान सिर्फ इसलिए लगाती है कि बीजेपी में आप एक, अरे बाबा छोड़िए, बस
हवा निकल गई। थोड़ी सी अगर आप इजाजत दे तो पर्सनल चर्चा कर लें पुनीत वशिष्ठ जी को लेके। ऑफ कोर्स, ऐसे तो मैं बिना इजाजत के नहीं करती। तो इन्होंने एक आरोप लगाया कि शहजाद इलाही खान, जिनकी वीडियो आप खुद को बताती हैं, वो जिंदा हैं। क्या ऐसा है? तो मैं उन्हीं को कहती हूँ कि उनको उठा के ले आए। दूसरा आरोप पुनीत वशिष्ठ जी ने ये लगाया है कि एक दूसरी शादी भी आपकी हुई थी परवेज आलम नाम के शख्स से, और इसको भी आपने दुनिया से छुपाया। इस पर कोई प्रतिक्रिया? Actually, I don't know about that. एक एक करके तू हमारे कुल के समस्त योद्धाओं को खा गई है। तीसरा आरोप ये है कि तीसरे पति को लेके वो अपने YouTube चैनल से ही सारा मैंने उठाया है। उन्होंने ये बोला था कि तीसरे हस्बैंड हैं सचिन प्रसाद, डॉक्टर सचिन प्रसाद, ऐसा वो बोल रहे थे। उनके बारे में भी आपने जानकारी छुपाई, और 20 अक्टूबर 2017 को डॉक्टर सचिन प्रसाद से आपकी शादी हुई थी, और इसकी बहुत सारी तस्वीरें, एक बांग्ला करके कोई न्यूज़ है, उन्होंने भी अपने चैनल पर डाला है, और इन्होंने वहीं से लिया हुआ है, और इन्होंने उसका जिक्र किया है। तो क्या ऐसा कुछ था डॉक्टर सचिन प्रसाद के साथ 20 अक्टूबर 2017 को कोई शादी? और एक उनके साथ में भी तस्वीर है ऐसे साथ में बैठी हुई हूँ। वो आपके साथ भी बैठ सकती हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ बैठने और शादी का एक डॉक्यूमेंट भी उन्होंने डाला हुआ है शादी का। दैट वाज वेरी ब्लर। अच्छा, उन्होंने एनरोलमेंट नंबर को लेके भी आरोप लगाए हैं कि एडवोकेट होने का एनरोलमेंट नंबर आपके पास नहीं है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये उनके लिए आखिरी वीडियो हो, इसके बाद वो ना बोल पाए, इसके लिए क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, मेल पे आपके पास हो, आप एनरोलमेंट नंबर हमें बता दो, हम चला देंगे अपने चैनल पे, ताकि इसके बाद इसको लेकर सवाल नहीं, वो बोलता रहेगा, बंद हो जाए। वो बोलता रहेगा। वो नहीं, किसी हम एनरोलमेंट नंबर डाल देते हैं ना, उसको पता है। अरे बताओ ना, क्या बताऊंगा, बताओ ना, थोड़ा सा बताओ तो। नहीं, आप मुझे प्रोवाइड करिए, मैं डाल देती हूं। एवरीवन नोज, और जो बोल रहा है मुझे ऐसा लगता है कि उसको थोड़ी मेहनत भी करनी चाहिए। तो मैं समझ गई, लेकिन इसको लेकर नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी उनको छोड़िए ना, मैं तो अपने लिए मांग रही थी कि मैं चलाऊंगी ना। नहीं, ये रहा नाज़िया जी का एनरोलमेंट नंबर। पुनीत वशिष्ठ को मेहनत करनी पड़ेगी। समझ रहे हो ना? गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ केस रजिस्टर हुआ। केस नंबर है 116, डेट है 30/6/2020। आईपीसी की धाराएं लगी हैं 419, 420 और 506, जो कि चीटिंग बाई पर्सोनेशन, और 420 जो है वो चीटिंग, 506 जो है वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन का है। ये इसमें ये भी था कि आपको गिरफ्तार किया गया, 3 हफ्ते तक आप जेल में भी थी। क्या ये सही है न्यूज़? बेल कहाँ से मिला था? और बेल को लेकर के है कि 3 हफ्ते बाद बेटे की बीमारी के आधार पर आपको बेल मिली। बेटे की बीमारी के आधार पर बहुत हीनियस क्राइम में बेल मिल जाता है क्या? और वो भी बेटा जब हीनियस क्राइम तो ये नहीं है, चीटिंग का है, और हाँ क्रिमिनल इंटिमिडेशन का है। तो वो जो तस्वीरें हैं, क्राइम ही नहीं है। नहीं, आप गिरफ्तार हुई थी? बिल्कुल, मैं 2 बार गिरफ्तार हुई हूँ, और 3 हफ्ते तक इस मामले में जेल में थी? नहीं, इतना दिन नहीं थी जितना दिन बोला जा रहा है, लगभग 28 दिन। नहीं, एक बार कहाँ गिरफ्तार हुई हूँ मैं ये वाला जो 30/6/2020 का ये जो चीटिंग वाला है। दूसरा कि जो कंप्लेनेंट है उसके ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट इशू हुआ है सेम बेंच से, जो ये संदीप नाम का कोई व्यक्ति है। तो इनका कहना है कि आपने आप इसको बुला लीजिए, ये कहा मुझे मिलेगा, इसको रिटर्न दे दूंगी। ये प्रूफ इनका कहना है कि 6 लाख रुपए का आपने ठगी किया इनसे। हाँ, तो आप बुला लीजिए ना, ये प्रूफ यहाँ पर रख देगा, मैं इसको पैसे दे दूंगी। तो पुलिस ने फिर आपको क्यों अरेस्ट किया? इनके कहने पे ममता की सरकार थी, तो ममता तो किसी दूसरे केस में भी, बड़े केस में फंसा के कर सकती थी। एक व्यक्ति बन नहीं सकता था ना, 6 लाख रुपए की ठगी का लेकर के कोई क्यों अंदर? मैं 6 लाख क्यों लूंगी भाई? फ्लैशबैक। आई डोंट हैव मनी टू स्पेंड। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए मैं सरकारी स्कूलों में दे सकूं। दिल की बात जुबान पे आ गई गुरु, तुमको समझने में हमारी आंखें धोखा खा गई। एक मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा था कि किंगस्टन लॉ ऑफ कॉलेज कोलकाता से आप अभी लॉ की पढ़ाई कर रही हैं, और आपकी डिग्री अभी पूरी होने वाली है। जुलाई में आपके पास जाके डिग्री आ जाएगी और एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा, उसके बाद ही आप दिखाएंगी, इसलिए अभी नहीं दिखाती। इसके पीछे क्या है ये थोड़ा बताइए। नहीं, I was the student of that college. इसमें तो कोई दो राय नहीं। इज नहीं, was. ओके, एक ये भी है आपके ऊपर आरोप है कि बीजेएमसी भारतीय जनता मजदूर सेल में थी आप, और वहां से आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई जो कि सही नहीं थी, जिस वजह से निष्कासित किया गया। क्या ये सही है? बीजेएमसी कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई विंग ही नहीं। खाओ माँ कसम। ओके, तो ये बीजेएमसी क्या है? इसमें ये कुछ भी नहीं है। कभी थी आप इसमें? कभी भी नहीं, ये कुछ है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी। वहां से कोई निष्कासित नहीं किया गया? ये कुछ है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। एक कन्वर्सेशन का फोन कॉल वायरल है काफी ज्यादा, ये भी मुझे 2-3 अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर देखने को मिला, जिसका ये दावा किया गया लोगों से। नहीं, मैंने आपसे बात करने से पहले रिसर्च की, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं।
तो उसमें ये था कि न्यूज चैनल पर जो था वो आपके तीसरे पति बता के डॉक्टर सचिन प्रसाद का एक फोन कॉल कौन सा न्यूज कन्वर्सेशन चैनल है वो? एक लिंक है, मैं आपको भेज दूंगी, यहाँ लिंक रखा है नहीं, मेरे जी मोबाइल है। में। नहीं जी नहीं। नेशनल न्यूज है? नहीं, नेशनल नहीं है, कोई स्टेट न्यूज है? दूसरा है, लेकिन उसमें गाली गलौज की बहुत नहीं, नहीं, अभद्र भाषा पहले है मैं ये आपके और उनके बीच। मैं एक प्रोफाइल रखती हूँ, आप भी एक प्रोफाइल रखती हैं। कल को एक लिंक मैं आपको भेजूं और मैं कहूँ कि अरे आप किसको गाली दे रही हैं इतनी गंदी गंदी, तो आप नहीं पूछेंगी कौन से चैनल पे आ गया नाजिया? पूछेंगी ना? बिल्कुल पूछूंगी कि कहाँ है, भेजो मुझे। कहाँ है, भेजो मुझे। मैं आपको भेजूंगी ना। मालिक वो देखो वो देखो। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है।